हेलो नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पूर्वावलोकन में देखेंगे। कौन सा टॉपिक? प्रदूषण। 7 क्लासेज इससे पहले हम लोग करा चुके हैं, 8वीं क्लास है। इसके बाद 2 क्लास और बचेगी। अपना जो है हमारा पूरा एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा 2025 वाली घटना चक्र से। ये जो है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ मेंस का एग्जाम हो, और कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, टेट हो, सीटेट हो, अभी सीटेट की भी डेट आ गई है, तो कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही महत्व रखता है सभी एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन्वायरमेंट में अपना टॉपिक आज का प्रदूषण। इसकी समरी आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आते हैं प्रदूषण एवं उनके प्रकार। यह है हमारा पहला टॉपिक, ठीक है। प्रदूषण और प्रकार, इसकी समरी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हैं तभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलियन और एंथ्रोपोजेनिक। इसका सही ऑप्शन है एंथ्रोपोजेनिक। यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सही ऑप्शन है डी। और ये इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पूछा क्या है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, तो एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है। मानवीय क्रियाओं द्वारा प्रदूषण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। अजैव निम्नीकरण प्रदूषण मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्राकृतिक के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी वही स्वयं पूछा है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, जो कि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। सेम प्रश्न है, कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस प्री 2019 में। इसके पहले यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया। देख रही है, एक ही प्रश्न आपको बार बार, बस केवल थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करके सेम प्रश्न मिल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है। सॉल्व हम लोग पीछे वाले प्रश्न में देख ही चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जैव विघटन, क्या पूछ रहा है? जैव विघटन प्रदूषक है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टास, ठीक। एस्बेस्टास, तो ऑप्शन सही क्या है? वाहित मल। क्या है? वाहित मल सही ऑप्शन है। कब पूछा है? यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं। जैसे क्या विघटित किए जाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। क्या क्या प्रदूषित किए जाते हैं? कचरा, मूत्र, मल, वहित मल आदि। उदाहरण के तौर पर आप क्या क्या देख सकते हैं? घरेलू अपशिष्ट जिसमें कचरा आता है, मूल मल और वहित मल। जैव निम्नीकरण प्रदूषक या जैव विघटन प्रदूषक जैसे कि घर का कूड़ा है, पशुओं का मलमूत्र, सीवेज इत्यादि का अपघटकों द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसलिए जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, तो क्या है ऑप्शन? कौन सा सही है? ए, सीवेज। जैव अपघटीय प्रदूषक है पूछ रहा है, तो क्या? सीवेज है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या व्याख्या क्या कर रहा है? ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके, क्या किया जा सके? पूर्ण विघटन किया जा सके, जैव अपघटीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के लिए उपयोगी होते हैं।
जैसे सीवेज, कागज, लकड़ी आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, मरकरी हो गया और रबर हो गया। चौथा ऑप्शन डी, यह है रबर। ऑप्शन सही। RRO प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? जैव निम्नीकरणीय है तो रबर है। कैसे है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। दिए गए विकल्प में क्या है? रबर, प्राकृतिक। जो चीज प्राकृतिक होती है वही जो है जैव निम्नीकरणीय होती है। इसमें ऑप्शन में क्या है? प्राकृतिक, रबर है केवल। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल, क्या है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी, कीटनाशक। ऑप्शन डी सही है। यूपी पीसीएस प्री 2023 से पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया है। देखिए, जब आप पीसीएस प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं आइडिया है तो आप ये मान के चलिए प्रदूषण से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाता है। ये पीसीएस में नहीं, लगभग सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वहां पे आपको प्रदूषण से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या कह रहा है व्याख्या। कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, ई अपशिष्ट तथा कृत्रिम रबड़ आदि गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं, जबकि मलमूत्र अन्य घरेलू अपशिष्ट जैसे जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। मतलब जान लीजिए जो प्राकृतिक हैं वो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? वायु प्रदूषण। ठीक, इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं इससे प्रश्न पे। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की तरफ। इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कोयला, क्या कह रहा है? कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि जो ये सब जलते हैं उससे धुआं निकलता है, तो उससे कौन सा प्रदूषण होता है? उससे होता है वायु प्रदूषण। ठीक, वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है व्याख्या। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात, जैसे विषैली गैसों या कड़की पदार्थों की वजह से हो अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसे वायु प्रदूषक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वर्ण खनक गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। दूसरा है, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट में पारा प्रदूषण होता है। तीसरा है, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है।
उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें जो है तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आईएएस प्री 2023 में पूछा गया है। यूपीएससी ने इसी साल पैटर्न चेंज किया था, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए थे आईएएस में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? पारा HG एक वैश्विक प्रदूषक है। यह मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है? नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषक का एक प्रमुख स्रोत है। स्वर्ण निष्कर्षण की प्रक्रिया में पारे का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए कथन एक सही है। दूसरा है कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र पारा प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। जब विद्युत उत्पादन हेतु कोयले का दहन किया जाता है तो कोयलों में उपस्थित पारे की अल्प मात्रा पारा उत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में जाती है। इस तरह दूसरा भी कथन सही है। अगला देख लेते हैं। ज्ञातव्य है कि पारे के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। पारा एक विषैली क्या है? एक विषैली धातु है जो मानव स्वास्थ्य विशेषकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव भी डालता है। यह समय के साथ साथ मानव शरीर में जमा होकर कई प्रकार के नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे उद्विकास तथा तंत्रिका संबंधी समस्याएं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में हस्तांतरित मिनीमाता कन्वेंशन पारे के हानिकारक प्रभावों से बचने हेतु बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो ऑप्शन बी सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आईएएस 2023 में पूछा है। इसकी आइए व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग के मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुओं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक को जन्म देती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन आदि। इन्हें द्वितीयक प्रदूषक में प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा प्राप्त होता है। अगला है प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो होता है Na2O3 और पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। आईएएस 2019 में पूछा है। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, व्याख्या काफी बड़ा है। आप लोग साल पढ़ेंगे तो वहां इसको कवर करेंगे। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो होता है, क्या होता है? पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, पैन। पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या कर रहा है व्याख्या? पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुएं में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आंखों में जलन और उत्तेजना पैदा करता है। यह आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक होता है। अगर आप दिल्ली क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको लगभग फील करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रदूषण होता है, उसमें इस धुएं की मात्रा अधिक होती है जो आंखों में लगता है। वो सेम प्रश्न है। ठीक, सेम नहीं है तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। यूपी में पूछा गया है तो महत्वपूर्ण है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक प्रदूषक है। कौन सा है? प्राथमिक वायु प्रदूषक है।
जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों, शेष 10% ईंधन पदार्थों मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है। सीओ उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है या सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहती है। क्या बोलते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में समय समय पर कम समय के लिए रहती है तथा ऑक्सीकरण O2 CO2 तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PAN, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। PCSP 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक होते स्रोत क्या कर रहा है, जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे CO, CO2 और SO2 इत्यादि। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन O3 हो गया, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि। ओजोन तथा स्मॉग भी द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जो है ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। क्या पूछ रहा है? द्वितीयक प्रदूषक पूछ रहा है। सेम प्रश्न पूछा है तो स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्या पूछ रहा है? अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब है, ये उत्तराखंड में पूछा गया है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतक तथा क्या है ऊतक तक नहीं पहुंच पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेगा बहुत से एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मार्स गैस, नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा। आपसे बार बार ये प्रश्न 4-5 प्रश्न अभी तक आपको कंटिन्यू थोड़ा सेंटेंस चेंज करके पूछ रहा है। 2 बार पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु प्रदूषित करती है। मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेड जो है इसका सही जवाब है। आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या भी। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि परिशोधशाला तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड एक वायु प्रदूषक है जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। लेड बच्चों में मस्तिष्क के विकास में बाधा पहुंचाता है, जिसमें बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो है घट जाता है। और जो वयस्क होते हैं उनमें कौन सी बीमारी पैदा करता है? तो श्वसन संबंधी बीमारी उसमें वयस्कों में उत्पन्न करता है। अगला है CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 है। बिहार पीसीएस में 2020 में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, उसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस के उत्पन्न दाब का संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यूपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया है। क्या कह रहा है इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कैसे करता है ये। क्या करता है? रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है।
तो व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी में श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यूपीपीसी से पूछा गया था। अगला भी प्रश्न यूपीपीसी 2016 में पूछा। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ठीक है, रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा है। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं में ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने की कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लग जाता है। यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो सेम कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग पीछे बार बार देखते आ रहे हैं, सेम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो वो है जीवाश्म ईंधन का जलना। गैसीय वायु प्रदूषक, इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों, खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन के मुख्यतः क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, आदि गैसें भी इसमें से निकलती हैं। सल्फर गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल आदि गैसें निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से। कोयला, चारकोल, डीजल, सीएनजी। तो कोयला से। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपक्षेपक एवं अन्य कण निस्पंदन उपकरणों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो 2021 प्री में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो ताप विद्युत संयंत्र से। अभी हम लोग पीछे देखे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, अमरबेल। क्या पूछ रहा है? कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन करता है। ये 2 बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ठीक है, इसकी व्याख्या। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। नाइट्रेट क्या है? जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविका का प्रभाव पौधों एवं वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि यह बड़े संवेदनशील होते हैं। लाइकेन प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, फिर 2021 में पूछा हुआ है और अभी पीछे भी पूछा हुआ था। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो है लाइकेन। तो कैसे, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं।
लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन सी। बार बार यही प्रश्न आपको पूछा रहा है, यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ है। सेम प्रश्न पूछ रहा है फिर वही लाइकेन। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा है। देखिए फिर वही सेम प्रश्न, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक तो वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, तथापि वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण यह हो सकता है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर, लखनऊ, लुधियाना, रायपुर। तो ये 2009 का डाटा पूछा है तो अंकलेश्वर होगा। अब ये करंट के हिसाब से बदल गया है, इसको हम लोग करंट में देखेंगे। ठीक है, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक, छोड़ देते हैं क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो करंट से इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्या पूछ रहा है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वह है वर्षा। किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ठीक, वायुमंडल में वर्षा और ओस द्वारा धुआं, धूल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास कितना 2.5 माइक्रोन से कम होता है। करंट से प्रश्न है, चलिए अगला बार देख लेते हैं। एशियाई भूरा बादल 2002। ठीक है, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है, छोड़ के ही चलते हैं। अगला देखते हैं, कथन क्या है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है? देखिए अभी दिल्ली से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है, यूपी में ही पूछा है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है? तो ये सही है परंतु यार गलत है। दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ती है और धरातल में कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है। तो जो है इसलिए यह सही है। अगला, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेडान गैस। कहाँ पूछा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्सीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, डाइको क्या है? डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। तो यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है, तो सही जवाब क्या है? सिगरेट में क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी और वह बेंजीन भी पाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस पाई जाती है। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। सिगरेट के धुएं में निकोटीन क्या पाया जाता है? निकोटीन भी पाया जाता है, जो कि हमारे लगभग सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक होता है। क्या कौन सा कारक होता है? निकोटीन। याद रखिएगा, हानिकारक और कैंसर कारक भी होता है। इससे आंख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कैंसर जैसी खतरनाक रोगों का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, रिंगेल मेन स्केल क्या है? रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से इसके घनत्व मापन में होता है? धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा, ध्वनि। तो होता है धुआं। यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। इसे फ्रांसीसी प्रोफेसर कौन? मैक्सिमिलियन रिंगेल मैन द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न,
क्या कर रहा है, ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों में फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कौन सा, क्या कह रहा है, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंट का उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थान रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है इसमें, 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। आईएसपी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादक के फलस्वरूप उपभोक्ता के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व ही पाए जाते हैं। अतः कथन 3 जो है असत्य, बाकी 2 कथन सही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी आईएएस 2020 में पूछा गया। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग, पॉलीयूरेथीन में निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो इसमें कौन कौन सा सही है, ऑप्शन कथन ए सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही है। 1, 2 और 3 किसमें किसमें पाया जाता है बेंजीन प्रदूषण, स्वचालित वाहन, तंबाकू का धुआं, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, लकड़ी का धुआं और तंबाकू के धुएं में पाया जाता है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। बेंजीन जिसका रासायनिक सूत्र है C6H6 होता है, एक कार्बनिक यौगिक है जो है स्वचालित वाहनों से उत्पन्न होने वाला उत्सर्जक गैरेज में संग्रहित पेट्रोल तेल, तंबाकू का धुआं, कोयला, लकड़ी, गैस, मिट्टी का तेल तथा तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी द्वारा बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कौन सा, अर्थात 1, 2, 3 विकल्प ए सही है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। वैग फिल्टर, साइक्लोन क्लस्टर, साइक्लोन सेप्टर, साइक्लोन डिवाइडर। तो यूपी पीसीए 2013 में पूछा, ऑप्शन डी सही है, साइक्लोन डिवाइडर। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है, साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। गैसीय और कड़की पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों में निश्चित धुएं और कालिख के साथ मिश्रित कड़की पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को वैग फिल्टर कहते हैं। किसको कहते हैं, चिमनियों और कारखानों से निकलने वाले कालिख के साथ मिश्रित कड़की पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को कौन सा, वैग फिल्टर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के परिकलन हेतु साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में किनका विचार में लिया जाता है। तो आईएसपी 2016 में पूछा गया है। किसको लिया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या पूछ रहा है, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, PM 2.5 का 24 घंटा मध्य 15 यूजी मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। PM 2.5 का वार्षिक आय कितना हो गया है, 5 यूनियन माइल अधिक नहीं बढ़ना चाहिए था। इसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। PM10 फेफड़े के अवरोधक का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4। विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत PM 2.5 24 घंटा मध्य 15 माइक्रोग्राम
प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये IS 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2019 से। करंट से संबंधित प्रश्न था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंडिया IQ 101 से 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है तो है मध्यम। राजस्थान पीसीएस प्री 2024 में पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में पूछा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एकल संख्यात्मक मापक है जो वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है और आम जनता को वायु प्रदूषण के स्वच्छ प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 100 से 200 की AQI सीमा के माध्यम से श्रेणी में रखा गया है जो संवेदनशील समूह के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न करता है। अगला है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो है 1981 में बना था। अगला है मेट्रोपॉलिटन शहरों में। ठीक है, विवादित प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। MP में पूछा गया था। अगला है IS प्री में पूछा गया है 2017 में। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरिक कार्बनों पर केंद्रित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन 6 देश, बांग्लादेश, कनाडा, मेक्सिको और कौन है? स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। ठीक, पढ़ लीजिएगा एक बार, आप लोग इसको देख लीजिएगा। करंट संबंधित लगभग प्रश्न है। अगला, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे विस्तरित होती है? तो है पैराडियम से। वाहनों में उत्सर्जित NOx, CO और HCS को गैर हानिप्रद यौगिक में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तक नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक प्लेटियम और प्लेटिनम अथवा रोडियम पर से उत्सर्जित गैस को प्रभावित किया जाता है जिससे उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण CO से CO2, NOx, N2, HCS, CO2 जल परिवर्तन में किया जाता है। धुआं, स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण होते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? स्मॉग शब्द धुआं और कोहरे से मिलकर बना है जिसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। यह गहन वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। धूम्र कोहरा या स्मॉग एक प्रकार का दृश्य वायु प्रदूषण है जो कि वायुमंडल और नाइट्रोजन और सल्फर के आयोडो ऑक्साइडो, ओजोन धुएं और अन्य निलंबित कणों का संगठित रूप होता है। मानव जनित स्मॉग कोयला दहन उत्सर्जनों, वाहन उत्सर्जनों, औद्योगिक उत्सर्जनों, वनों की आग, कृषि अवशेषों, पराली आदि को जलाने तथा इन उत्सर्जकों के प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा। ठीक, इसकी समरी आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे चलते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है? अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। 7 होता है। वर्षा का जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है क्योंकि
वायुमंडल में उपस्थित CO2, क्या CO2 वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। यह कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देती है। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अम्लीय गैस नाइट्रोजन ज्वालामुखी उद्गार की वजह से, मानव निर्मित तेल कोयला और गैस दहन एवं उसके ऑक्साइड में क्या है, जैविक गतिविधियां भी है और वनाग्नि भी है। सल्फर एवं उसके ऑक्साइड ज्वालामुखी उद्गार, सागर, प्लैंकटन और वनस्पतियों के सड़ने से, कोयला का जलन, पेट्रोलियम पदार्थ, ये जो है मानव निर्मित है। कोयला का जलन, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल के परिशोधन से रासायनिक व उर्वरक उद्योग। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में श्वसन, अपघटन, सागर, ये प्राकृतिक है। और मानव निर्मित वनोन्मूलन औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन के जलने पर होता है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न से संबंधित प्रश्न। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले प्रदूषण देखिए, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ISB 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रक्रियाओं में प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा है, 1 2 3 4 4 5 बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विष्टि का कारण है। तो अम्ल विष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक, ये कई बार पूछा हुआ है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं एवं फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिराती है। इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा। इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर गिरकर मृदा के संपर्क में आकर अम्ल वर्षा मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा में हाइड्रोजन आयन और मृदा के पोषक के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों के निष्क्षालन हो जाता है और मृदा में उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगला है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी हैं। तो वही सेम प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन सी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सेम प्रश्न पूछ रहा है, वही पिछला ही प्रश्न है। ठीक, इसको लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी सेम वो प्रश्न है। देखते हैं ये अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड में वातावरण में उपर्युक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। तो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से और सल्फर डाइऑक्साइड से। भी प्रश्न सेम है, बस केवल इसके पूछने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। तो ये भी वही सेम प्रश्न है, बस केवल पूछने का तरीका बदल दिया है, 1 और 2। ठीक, चलिए देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है, सेम प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो वही सेम प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड। सेम प्रश्न ये भी है, देख लीजिएगा, सेम प्रश्न है।
एक ही प्रश्न कई बार पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। सभी एग्जाम में अम्लीय वर्षा, सभी एग्जाम में एक ही तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। देख लीजिए, ये भी पूछा अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन सा क्षतिग्रस्त होते हैं, बस आयाम बदल गए। अगर अम्ल वर्षा आपका अच्छे से तैयार है तो आपके अम्ल वर्षा से प्रश्न गलत नहीं होंगे, वो चाहे जितना घुमा के प्रश्न पूछे। जिसका सही जवाब है 1 और 3। क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। तो होते हैं कनाडा और नॉर्वे। अगला है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो होती है नॉर्वे और कनाडा में। ठीक। अगला देखते हैं, जल प्रदूषण। महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है यहां से प्रश्न। जल प्रदूषण, इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग सीधे चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषक हैं। तो बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो आर्सेनिक, जो कि ये पूर्वांचल क्षेत्र में भी काफी मात्रा इसकी ज्यादा है, जो कि जो भूमिगत जल है उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक हैं। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों से, समुद्र के जल तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। भारत में कई जगह पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्राकृतिक में पाए जाने वाले विडरॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निस्खलन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी, कौन सी बीमारी? ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। याद रखिएगा, ब्लैक फुट कभी कभी जो है पीसीएस में बीमारी से भी पूछ लेता है। आर्सेनिक में आने से कौन सी बीमारी होती है संपर्क में? तो ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। अगला देख लेते हैं, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रेयान उद्योग, वस्त्र, कागज, वस्त्र और रेयान से कम चमड़ा से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, न्यूट्रिफिकेशन और एस्बेस्टोसिस। तो न्यूट्रिफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है व्याख्या? जल में पोषण तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है। जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण और न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। अपशिष्ट जलों के प्रभाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देती है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इसे शैवाल ब्लूम या न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूपी पीसीएस में सेम प्रश्न है। ठीक है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो कौन सा सही है इसमें? 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या आप लोग यूपी पीसीएस 2019 में पूछा, व्याख्या आप लोग ऊपर देख लीजिएगा। अगला है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता। वीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है जलीय वातावरण में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। वीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। ज्ञातव्य है कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ाने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप घुली ऑक्सीजन मात्रा घट जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या हो गया है? सीवेज में प्रदूषित हो जाता है। यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है।
अगला, नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सही है ऑक्सीजन। वही सेम प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए सेम प्रश्न है। आईएएस प्री 2017 में वही प्रश्न पूछा है, वही सेम प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2023 में पूछा है। क्या पूछ रहा है, जैव ऑक्सीजन मांग डीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तर के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अपमान के लिए। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अपमान के लिए। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक, वही सेम है। आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। वही सेम नदी बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पाया जाता है गंगा नदी में, कहाँ पर? कानपुर से इलाहाबाद के बीच पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, नीचे गए सही विकल्प को चुनिए। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन मुक्त तैरने वाला शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है, जैसे जिसे शैवाल प्रपुष्टन प्रस्फुटन क्या कहते हैं? प्रस्फुटन कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं क्या कर रहा है। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है। तो केवल एक सही है। जलीय पानी तंत्र में तीव्र गति से शैवालों की वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। न्यूट्रिफिकेशन अर्थात जल में पोषक तत्वों का बढ़ जाना शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है। शैवाल प्रस्फुटन में योगदान देने वाले प्रमुख पोषक तत्व फास्फोरस और नाइट्रोजन हैं। शैवाल प्रस्फुटन में झीलों में डेट्रियस परत बन जाती है, जो सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को प्रतिबंधित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय पौधों और मछलियों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार केवल कौन सा एक कथन सही है? अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो वह है पश्चिम बंगाल में। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तक, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण में अत्यधिक प्रभावित हैं। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन आर्सेनिक उपचार की व्याख्या की गई है। ठीक, अगला है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है? तो वो मिलता है बांग्लादेश में। यूपी पीसीएस 2022 से पूछा गया प्रश्न है। WHO द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो है दामोदर नदी। यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा है। दामोदर नदी कहाँ? झारखंड के हमारपाट पहाड़ी से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी भी बन गई है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसको दामोदर सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। इनिशिएटिव, उपक्रमित मतलब इनिशिएट। दूसरा है, इस अपघटन के अंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं, जो वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं। तो आईएएस प्री 2015 में पूछा है, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। वर्तमान में 100% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश है। जैव शौचालय प्रणाली में अमानवीय अवायवीय जीवाणु
अपशिष्ट पदार्थों के विखंडन कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देते हैं। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाता है। स्पष्ट है कि कौन सा दोनों कथन गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में की निम्नलिखित नदी में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? यमुना, गोमती सहित तमसा तो गोमती। यूपी पीसीएसपी 2018 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं? तो है आर्सेनिक पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है, और यूरेनियम पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। 1, 3 और 5। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। भारत की लगभग 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। शेष 15% जनसंख्या खुले कुओं तथा जल के खुले स्रोतों में पेयजल प्राप्त करती है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रसायन भी पाए जाते हैं। अगला है, नॉकली संलक्षण उत्पन्न होता है। पारा के प्रदूषण से, सीसा से, संख्या से, तो फ्लोराइड के प्रदूषण से। 2 बार पूछा गया है यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस में। ये इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नॉकली क्या है? नॉकली संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी की अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने से परिणामस्वरूप कुबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपयोग से हड्डियों को जोड़, विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण ये पैरों के मुड़ने के कारण होता है, जिसे नॉकली संलक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है? भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? एक करंट का प्रश्न है, ठीक है, ये बदलता रहता है। तो इसमें जो है दिल्ली सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट करने वाला महानगर था पहले, अब जो है इस समय मुंबई हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कर रहा है? ये भी करंट संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी लोग इसको करते हैं। करंट जब पढ़िएगा तो इससे इसको ऐड कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है समुद्री प्रदूषण। क्या है? समुद्री प्रदूषण। इसका सारांश आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं इससे संबंधित इस पे प्रश्न पर। तो इसका पहला प्रश्न है, कहाँ पूछा गया है? आईएएस प्री 2011 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या कारक और तत्व हो सकते हैं? ज्वार नदमुख में पोषकों का प्रस्ताव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, समुद्र में उत्प्रवाह। तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही है। आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के समुद्री जल में हानिकारक और शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि के प्रमुख कारकों में ज्वार नदमुख के पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि में जलवाह और समुद्र में उत्प्रवाह शामिल है। ध्यातव्य है कि नदियों एवं वर्षा द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इससे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है। दूसरा, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो वह है लंदन में। इसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय वर्ष 1948 में जिनेवा के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। लेकिन वर्ष 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन
कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पीछे से पूछा, दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SCCEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। तो SACEP क्या है? ठीक है, तो इसकी वो क्या है? दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है। ये करंट से संबंधित प्रश्न था, उस समय ये करंट में चर्चा में था, इसलिए इसको पूछा गया था। चलिए हम लोग चलते हैं ध्वनि प्रदूषण। कहाँ से? ध्वनि प्रदूषण। इसमें देख लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को लगभग मिल जाता है। कहाँ से? ध्वनि के स्रोत और डेसिमल। पत्तियों की सनसनाहट कितना है? 20 डेसिमल। फुसफुसाहट 30 dB। डीसा बाइटिक डेसिबल, ठीक है, क्या है? डेसिबल। कमरे में शांत 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 7 डेसिबल। ध्वनि की आवाज कितना है? 80 से 85। जेट इंजन 120, जेट फ्लाई प्लेन 150, रॉकेट इंजन 180। इसका आइए इससे संबंधित पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप लोग सारांश देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वात सभाएं, जेट उड़ान। तो ये नॉर्मल प्रश्न है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सनसनाहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वह है 20 डेसिबल। यूपीपीसीएसपी 2018 में पूछा है। सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सनसनाहट में 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यानतब है कि ध्वनि की कम इकाई डेसिबल है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम काम को सराहने की दृष्टि दिया गया था। अगला है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है डेसिबल का। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो वह है ध्वनि प्रदूषण से। किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो वो ध्वनि शोर से। अगला है मृदा प्रदूषण, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ से मृदा प्रदूषण से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसके सारांश देख लीजिएगा, हम लोग चलते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो उपर्युक्त तो सभी प्रदूषण होते हैं। किससे? उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से। यूपीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य और पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैव नाशकों के अवशेष भूमि और भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को भी प्रदूषित करता है। वहीं दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदलते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव भी डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरोट और ट्राइएजोफास के इस्तेमाल की आशंका को देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कृषि में जो क्या है? कीटनाशक है। यूपीपीसीएस IAS 2019 से पूछा है, ठीक। अगला प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3।
अगला है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, तो इसका मृदा कटाव कम होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी, डी सही है। ROR 2016 में पूछा गया है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है, फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन भी लिया जा सके, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के लाभ निम्नवत है, क्या क्या लाभ है देख लेते हैं। खेत की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है, पोषक तत्वों की नमी का संतुलन बनाए रखती है, दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, जैविक में जैव पदार्थ की पर्याप्तता होती है, खरपतवार, कीटों और रोगों का नियंत्रण भी होता है, फसलों की अधिक पैदावार होती है, फसल उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उपलब्ध साधनों का क्षमतापूर्ण प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन पर कहा गया है। यूपी पीसीएस से पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, तो निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यह GIC 2010 में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही है और दोनों सही हैं। उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की अवधारण क्षमता को घटा देते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण। इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। कार्बन, इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। सारांश व्याख्या जो भी है, क्या कौन सा टॉपिक अपना, प्लास्टिक प्रदूषण से प्रश्न बहुत कम एकाक पूछे जाते हैं। आइए इससे जो है संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को क्या है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है न टूटने वाले अणुओं से, पॉलीमर से, अकार्बनिक यौगिक से, प्रोटीन से। तो इसका सही जवाब है सी, पॉलीमर से। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, 2007 प्री में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या कह रहा है, पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह पॉलीथीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। पॉलीथीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियां उपयोग कर फेंके जाते हैं, स्वतः नष्ट नहीं होते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं में क्या है, जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक। सही जवाब है प्लास्टिक। सही जवाब है प्लास्टिक। राजस्थान पीसीएस 1992 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लास्टिक, शीशा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी क्या है, अक्षयकारी प्रदूषक है जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते या इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, अतः वातावरण से ये एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न IAS प्री 2019 में पूछा गया। क्या पूछ रहा है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोवीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। ये है, आइए देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए हुए। ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, ए। क्या कह रहा है ए में, ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। IAS प्री 2019 से पूछा हुआ। IAS की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है, पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली माइक्रोवीट्स प्लास्टिक के 5 mm से छोटे कण हैं, 5 मिलीमीटर से छोटे कण हैं जो
जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधन आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय और समुद्री पायतंत्र में घुल जाते हैं। ये अपने साथ खतरनाक रसायनों को भी जमा करते हैं, साथ समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। इनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में इनमें सर्वाधिक खतरा समुद्री पारितंत्र को होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यूपी पीसीएस यूपी प्री 2008 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट के टुकड़ा, चमड़े का टुकड़ा और छोटी फिल्म और प्लास्टिक का थैला। तो इसका सही जवाब है प्लास्टिक का थैला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आईएएस प्री 2024 में अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषक का स्रोत मानी जाती हैं। दूसरा है, अनेक च्युइंगम गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। तो उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 1 का व्याख्या सही से कर रहा है। तो इसके आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन क्या इसका ए सही है? आईएएस प्री 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाजार में उपलब्ध अधिकांश च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषक का स्रोत मानी जाती है, क्योंकि ये जैव निम्नकरणीय नहीं होती, अर्थात ये जैविक रूप से विघटित नहीं होते हैं। वाणिज्यिक रूप से अधिकांश च्युइंगम का उत्पादन सिंथेटिक गोंद के द्वारा होता है, जिसका जैव निम्नीकरण संभव नहीं होता, अतः ये लंबे समय तक पर्यावरण में विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार च्युइंगम के अवशेषों को एक खतरनाक पर्यावरणीय प्रदूषण माना जा सकता है। निर्माता च्युइंगम को लचीलापन प्रदान करना और लंबे समय तक चबाने की क्षमता प्रदान करने के लिए वैक्स, प्लास्टिक और कृत्रिम रबर का भी उपयोग करते हैं। वैक्स को गम में मुलायम बनाने के लिए, जबकि प्लास्टिक और कृत्रिम रबर जैसे खाद्य ब्रेड ब्यूटाइल रबर को चबाने योग्य और लचीला गम बेस बनाने के लिए मिलाया जाता है। अधिकांश च्युइंगम उत्पादन अकार्बनिक पॉलीआइसोब्यूटाइलीन या पॉलीविनाइल एसीटेट बेस से बने होते हैं, जो जैविक विघटन प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिरोध करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक वर्ष च्युइंगम 150 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। कितना करता है? 150 टन, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्या च्युइंगम अकेले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त होता है। हम देखते हैं अगला टॉपिक, रेडियोधर्मी एवं गैसीय प्रदूषण। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे चलते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट सिंक रिसाव की घटना हुई थी। कब हुई थी? यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 के। इसका सही ऑप्शन है सी, उत्तराखंड में पूछा गया है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को प्रातः एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोनाइट के रिसाव के कारण हुई थी। वही सेम प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, एमपी में पूछा गया है। अगला है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस गई थी वह थी, कौन सी गैस थी? वो थी मिथाइल साइनोनाइट। ठीक, ये भी वही संबंधित प्रश्न है। सेम प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह कैंसर पैदा करता है। तो कौन कौन सा इसका ऑप्शन सी सही है? कथन 1, कथन 3 और कथन 4 इसका सही है। तो ऑप्शन सी सही है। आईएएस प्री 2000 पीसीएस प्री 2009 में पूछा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु एवं पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है,
तथा अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, किसका कारक है? ऊष्मीय प्रदूषक का। RO 2017 में पूछा है। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कर रहा है? नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषक का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह से गर्म जल से जल स्रोतों के जल के ताप में और हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषक कहा जाता है। अगला टॉपिक है जैव उपचार। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैव उपचार से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थ का निष्कासन, रोगाणुओं एवं पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो सही जवाब है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। राजस्थान पीछे 2007 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषक के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचार का प्रयोग सतही जल, भूमिगत जल व मृदा आदि को साफ करने में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये IAS प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, देख लेते हैं। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारण तकनीक में कौन सा लाभ है? पहला कथन है, यह प्राकृतिक में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा है, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। अगला, जैव उपचार के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2। तो क्या ऑप्शन सही है? 1 और 3 सी सही है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण में से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। यह प्रक्रिया में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। परंतु कई प्रकार की भारी धातुओं से युक्त प्रदूषक को जैव उपचारण विधि द्वारा नहीं उपचारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैडमियम व लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित नहीं किया जा सकता। ठीक। अगला है, हाल ही में आयल जयपर एक करंट से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग इस सब करंट से रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, 2010 का काफी पुराना करंट है, तो इसको हम लोग स्किप करके चलते हैं अगले टॉपिक पर, यूरो मानक। इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। हम आते हैं सीधे इससे संबंधित पहले प्रश्न पर, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या है इसका? सही है आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है, जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेटेड मैटर संबंधी उत्सर्जन का पर ये नियामक लागू होते हैं, जो कि मोटर वाहनों में प्रदूषक गैस उत्सर्जित होती है। इन गैसों व कणकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं उसे यूरो मानक कहते हैं।
चलिए अगला, ये भी उससे संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग सेम प्रश्न है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी उसी से संबंधित मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक, केवल पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। अगला है जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रदूषण और रोग। यहाँ से आपको काफी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं, सारांश आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। देखिए 1 2 3 4 5 बार ये पीसीएस में ही पूछा गया, एक ही प्रश्न 5 बार, ठीक। कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। तो इसका सही जवाब है लेड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या पूछा था, निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, तो है लेड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, स्वचालित वाहनों में, कहां पर, स्वचालित वाहनों में, कहां पर, एंटी नॉगिंग एजेंट के रूप में, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। एजेंट के रूप में लेड, सीसा का प्रयोग किया जाता है। धातु के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और पाचन तंत्र इत्यादि जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? प्रागलन इकाइयां, पेन, कलम, पेंसिल, पेंट, केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियां। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही है। क्या क्या? पेंट और प्रगलन इकाइयां, आईएसपी 2012 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। एक तरफ प्रदूषक दिया है, दूसरी तरफ होने वाली बीमारी। पारा, मीनामाता, कैडमियम, इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन ब्लूबेरी सिंड्रोम। तो सभी सही है। फ्लोराइड आयन, ये ऑप्शन यही गलत है। तो फ्लोराइड आयन किसका? दांतों की बीमारी के लिए है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक और प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण, सीसा। तो आइए मिलान करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर एवं किडनी को क्षति पहुंचाता है, ठीक। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूलकण श्वसन, सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करता है तथा यह हृदय, लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। धूलकणों में श्वास संबंधी रोग होते हैं, जबकि सीसा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आईएसपी 2004 में पूछा गया। तो सभी जो है उत्सर्जित किए जाते हैं इस्पात उद्योग द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से भी कम, ठीक। चलिए जो प्रदूषण से बचे हुए विविध हैं प्रश्न है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक, मल। तो मल है, ठीक। अगला है एक करंट से संबंधित प्रश्न, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसी प्रयोग में लाया जाता है?
तो अर्जीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज, धनिया के बीज। तो सही ऑप्शन क्या है? अर्जीमोन के बीज। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः अर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। अर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रेप्सी नामक महामारी फैल सकती है। ठीक है, नुकसानदायक है। अगला प्रश्न क्या है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आइए पीसीएस 2018 में पूछा गया है। पहला है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। तो सही जवाब है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। ठीक, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथ साथ। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से इसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है। दुर्लभ रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, हाइड्रोजन ईंधन, ऑटोमोबाइल अपशिष्ट। तो ऑप्शन सही है, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। आईएसपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठोस, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक ताप अपघटक क्या है? ताप अपघटन है तथा प्लाज्मा गैसीकरण है। प्लाज्मा के तैतीय रासायनिक गुणों का प्रयोग करते हुए अत्यंत उच्च ताप पर अपशिष्ट पदार्थों को साधारण अणुओं में बदल देने की तकनीक प्लाज्मा पाइरोलिसिस कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी आईएसपी 2011 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जक ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कोयला दहन में उत्सर्जित होता है? तो तीनों होते हैं। ठीक, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देखते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वायु जनित अकार्बनिक जैसे फ्लाई ऐश, कालिक इत्यादि का उत्सर्जन होता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये मिलान करते हैं सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में घटना दिया गया, सूची 2 में यौगिक दिए गए हैं। अम्ल वर्षा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या है? अम्ल वर्षा सामने दिया ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रकाश रासायनिक धुंध, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन के साथ संयोज, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण। तो इसमें हो जाएगा सी का, ए का हो जाएगा अम्ल वर्षा। किस मिलाएंगे? 3 सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, देखिए इसमें कहीं मिल रहा है, एक में 3 तो मिल रहा है, ये ऑप्शन सी में एक ही मिलाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यूपी बीओ प्री 2019 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत अगर है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आईएसपी 2019 में पूछा है। क्या पूछ रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? तो ई अपशिष्ट प्रबंधन 2000 नियम 11। ठीक, बाकी करंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आईएसपी 2019 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ विरलन तकनीक और समताप मंडल से सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण का उपयोग का सुझाव देते हैं?
तो सही जवाब है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, आईएसपी 2019 में पूछा हुआ है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वायुमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीक पछाव मेघ विरलन तकनीक है। पछाव मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल जो भूमि से परावर्तित उष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। इन मेघों पर बिस्मथ ट्राई आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने पे फलस्वरूप उनकी उष्मा अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे भौमिक विकिरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगता है। इस तरह भूमंडलीय तापन कम हो जाएगा। ठीक, अगला जो पूछ रहा है क्या, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है जो कि बिहार में पूछा गया है। तो हमारा यही प्रदूषण वाला टॉपिक पूरा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जल संरक्षण, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद केवल इन्वायरमेंट का विधिक बचेगा, ठीक है, विविध बचेगा, जिसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ छूटे हुए वहाँ पे कवर करेंगे। 2 क्लास में पूरा इन्वायरमेंट और खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।